नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और अब बात करेंगे मेरठ के कपसाड़ कांड की। मेरठ का कपसाड़ कांड ऐसा कांड जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तमाम सियासी दल वहां पहुंचने की कोशिश में लगे रहे और कांड जो था उसमें मैं बता दूं कि किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था। वहां पर बताया गया कि एक बेटी अपने मां के साथ खेत में काम करने के लिए जा रही थी। उस बेटी को अगवा करने के लिए पहले कोशिश की गई एक आरोपी के द्वारा जिसका नाम पारस सोम है और उसके बाद जब मां ने विरोध जताया तो मां की हत्या कर दी गई और फिर बेटी को अगवा कर लिया गया। और अब आरोपी और पीड़िता जिसका नाम रूबी है उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है, कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आया है। मेरठ से हमारे सहयोगी प्रत्युष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्युष, जिस तरीके से कि ये वारदात है वो काफी हैरान करने वाली है, सनसनीखेज है और लगातार इसकी चर्चा हो रही है। प्रत्युष, जब आरोपी को कोर्ट में आज पेश किया गया भारी सुरक्षा के दौरान, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल प्रभाकर जी, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में सरदना के कपसाड़ गांव में जो ये घटना हुई है वो बेहद डरा देने वाली थी और झंझोर देने वाली थी। लेकिन इस घटना के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने उस गांव में पहुंचने की कोशिश की, पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा उनको रोका गया। कल भी आजाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद, उनको टोल पर रोक दिया गया। वो सब कल की तस्वीरें थी, लेकिन आज की जो ताजा तस्वीर है वो मैं आपको बता दूं। इस वक्त मैं भी कचहरी के स्पेशल सीजेएम कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ हूँ। मेरे ठीक पीछे वो स्पेशल सीजेएम कोर्ट है जहाँ पे आज जो युवती है रूबी, वो जब बरामद हुई है उसको यहाँ पे पेश किया जाना था और इसके साथ ही जो आरोपी है पारस सोम, उसको भी यहाँ पे पेश किया जाना था। लेकिन जी। रूबी को पुलिस गुपचुप तरीके से स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश ना करते हुए एसीजेएम सेकंड में उसको पेश किया गया। कानो कान किसी को भनक तक नहीं लगी कि कब रूबी को वहां पे पेश कर दिया गया, कब उसके बयान दर्ज कर दिए गए। लेकिन उसके बाद पारस सोम को इस स्पेशल सीजेएम कोर्ट में लाया गया जहां पे मजिस्ट्रेट ने पारस सोम के बयान दर्ज किए। जो अंदर वकील मौजूद थे उन्होंने बाहर आकर बताया कि मजिस्ट्रेट ने पारस से नाम पूछा, पता पूछा और पूछा कि जो ये आरोप पारस के ऊपर लग रहे हैं क्या वो सही है। तो उसमें पारस ने जो कुछ भी जवाब दिया वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा पारस की जब पेशी यहाँ पे की जा रही थी उस वक्त भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया था। सीओ सरदना, सीओ सिविल लाइन समेत जो पुलिस बल था वो पारस को इस कोर्ट के अंदर लेकर आया और पारस का चेहरा पूरी तरीके से कवर किया हुआ था जिससे कि कोई उसका चेहरा ना देख पाए। लेकिन इस बीच में मीडिया का जमावड़ा भी इतना था, हर कोई पारस की फोटो खींचने में लगा हुआ था। पारस के अंदर बयान हुए जहां से मजिस्ट्रेट ने पारस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया और उसके बाद अब जो ये बयान दर्ज हुए हैं ये आयोग के पास जाएंगे और उसी बयानों के आधार पर जो आगे की कार्रवाई होगी वो तय की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ में जो पारस सोम के वकील हैं बलराम सोम, वो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। बलराम जी, ये बताइए, जो अंदर पारस से मजिस्ट्रेट ने पूछताछ की, क्या क्या सवाल मजिस्ट्रेट ने पारस से अंदर पूछे और पारस ने उन सवालों का क्या जवाब दिया? मजिस्ट्रेट साहब ने यही पूछा था कि अपना नाम बताइए। उसने बताया मेरा नाम पारस सोम है और उसने साथ साथ ये भी कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिए। अच्छा, ये पारस का कहना है कि उसने कोई हत्या नहीं की। क्या सिर्फ यही सवाल पूछे, नाम, पता और आरोप, या इसके अलावा और भी कुछ पूछे थे नहीं कि नहीं कहाँ गए थे, अब तक कहाँ गायब थे? नहीं, केवल यही सवाल पूछेगा। यही सवाल पूछे जी। गए। तो पारस ने मना कर दिया इन सभी आरोपों हाँ, को? उसने बिल्कुल मना किया है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई हत्या नहीं की है, मुझे बचा लीजिए। अच्छा। और जो लड़की बरामद हुई है रूबी, उसके बयान एसीजेएम सेकंड में वहां पे करा दीजिए। क्या कुछ सूचना है उसके बयानों की कि हाँ, क्या हम लोग भी सब इंतजार में थे कि यहीं पे कराएंगे 164 के बयान, लेकिन वो गुपचुप तरीके से एसएसजीएम 2 में करा लिए गए हैं। बाकी वो क्या बयान किए हैं क्या नहीं, अभी इसकी कोई सूचना किसी के पास नहीं है। अच्छा, जो वो घटना वहां पे हुई थी, जैसी चर्चा है गांव में और जैसा अभी तक सामने ये आया है कि पारस ने ही जो लड़की की माँ है सुनीता, उसके ऊपर बलकटी से हमला किया जिसमें वो घायल हो गई और उसके बाद सुनीता की मौत हो गई। फिर उसके बाद में जो है वो रूबी को अपने साथ अगवा करके ले गया। क्या ये सारी बातें भी यहाँ पे पूछी गई और इन बातों का जवाब दिया पारस ने? नहीं, ये बातें मेरी हुई थी पारस से। मैंने कहा था कि इसमें अपहरण का जो मामला है, क्या है, तुम अपहरण करके ले गए? तो उसने साफ साफ मना किया कि मैं कोई अपहरण करके नहीं ले गया हूँ, ये मेरी मर्जी से था, दोनों की मर्जी से था, अपहरण इसमें बिल्कुल भी नहीं था। हत्या के मामले पर उसने केवल यही बोल पाया कि मैंने कोई हत्या नहीं किया। बाकी वो हत्या कैसे हुई है, हत्या तो हुई है, लेकिन वो कैसे हुई है, किस कारण से हुई है, उस सब चीजों पर हम भी बात करेंगे और लंबी वार्ता करके हम आएंगे, जेल में मुलाकात करेंगे। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि क्या करते हैं क्या। वकील साहब, यहाँ आप समझिए, हत्या और हादसा दोनों में
बहुत अंतर है। अगर हत्या है तो वो हत्या की गई है, और अगर वो अपने आप मौत हुई है तो वो एक हादसा है। जी, इसमें आप बिल्कुल खुद ही बिल्कुल समझिए इस देखिए पूरी बात को कि हत्या है। मैं समझ रहा हूँ वो चीजें, और जी, वही चीजें मैं आपसे जी, जी, जी प्रभाकर जी। वाकई में बड़ा ही सनसनीखेज, बड़ा ही हैरान करने वाला मामला है जब अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। उसने वहां पर कहा है कि उसने हत्या भी नहीं की है और साथ ही साथ लड़की को भगा करके यानी कि अपहरण करके वो नहीं ले गया था, उसके साथ वो गई थी, इस तरीके का बयान कोर्ट में उसने दिया है। और हम अभी आपका वो पीटीसी दर्शकों को दिखा देना चाहते हैं जब मौके से आप कर रहे थे और जब उस आरोपी को ले जाया जा रहा था कोर्ट के अंदर। बने रहिएगा, चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले वो सुनवा देते हैं जब कोर्ट में पेशी के लिए आरोपी को ले जाया जा रहा था। पारस के अंदर क्या कहा, क्या उसका बिहेवियर था, क्या नहीं नॉर्मल था, उससे बहस है। अच्छा, कोई अपहरण का बताते, अपहरण का? हाँ, अपहरण का भी करता है। तो क्या उसमें कुछ अपहरण में गया है, क्या गया? दोनों धाराओं में गया, अपहरण में भी और हत्या में। अपहरण अंदर क्या कह रहा था पारस? पारस कुछ नहीं कह रहा था। जज ने जब पूछा उससे- जज ने क्या पूछा? ना पता पूछा। सरकारी वकील ने क्या कहा? इस मामले में लड़की की इन्वॉल्वमेंट रही है? पुलिस का यही था कि अपहरण और हत्या का मुकदमा बनता है, इस पे उन्होंने सिर्फ धारा में रिमांड। जज ने उनसे क्या पूछा, पारस से क्या पूछा? पारस से नाम पता पूछा। हाँ। यही पूछा। तो पारस क्या बोला? अपना नाम पता बताया। हाँ। और केस के बारे में केस के बारे में तो अपने आरोपों के बारे में नहीं, अपने आरोप का नाम सबने बताया। नाम पता के अलावा और कुछ नहीं, अपना नाम पता के अलावा बाकी चीजों सामने रिमांड दिया उनका। ये कि जी मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिए, ये बात उसने कही है। जो इनके साथ जो लड़की बरामद हुई है उसको लेकर क्या कहा गया है, कुछ अपडेट है कि बयान कहाँ हुए हैं? लड़की को लेकर हम लोग सब यहीं पे थे और हमें ये था कि आएगी और बयान होंगे, लेकिन जो हमें बताया गया कि 164 के, हमें जो बताया गया है कि 164 के बयान हो गए हैं 14 न्यायालय में, 14 ACJM 3 में जो 14 न्यायालय में चुपके से ले जाके पुलिस के द्वारा 164 के बयान करा लिए गए हैं। वो क्या बयान हुए क्या नहीं, वो आने वाले टाइम में उस पर चर्चा करेंगे, उस पर देखेंगे पूरे केस को पुलिस ने क्या इसमें करा। मजिस्ट्रेट साहब ने केवल उससे पूछा था कि भाई आपका नाम बताइए क्या है और क्या आपने ये सब ये चीजें है, उसने केवल ये कहा कि नहीं मैंने कोई हत्या नहीं की है और मुझे बचा लीजिए, 2 शब्द कहे हैं उसने, और उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चला गया है वो। तो हमें पता लगा कि लड़की के बयान जो है ACJM 2 के यहाँ हो चुके हैं, और उसके बाद में उस बयान होने के बाद में लगभग ये है कि लड़की ने फेवर में दिए हैं बयान, और लड़के के फेवर में। और जो बलकट्टी वाली बात है, तो बलकट्टी वाली बात पे ये था कि उसने कहा है कि मतलब मेरे जो छीना झपटी के उसमें वो बलकट्टी मेरी मम्मी के लग गई। लड़की के बयान पति खतरे में होते हैं, तो आपको कैसे पता चला? नहीं यार, सब लोगों के अपने अपने सूत्र होते हैं, उसके हवाले से जैसे आपके भी सूत्र हैं उनसे पता लग जाता है, तो हमारे भी यहाँ सूत्र हैं, उसके हवाले से पता लग जाता है। नहीं, मैं लड़के की तरफ से हूँ, हाँ, बचाव पक्ष की तरफ से है, मैं और बता। लड़की का क्या बयान? लड़की के बयान यही थे कि छीना झपटी में बलकटी लगी है, ये है, और बाकी और कुछ नहीं। जहाँ अपहरण नहीं हुआ था, लड़की का यही कहना है कि मतलब जो है मैं लड़की के साथ जो है सहमति पंचायत के माध्यम से भी गई हूँ, उसके लगभग 2 या 2.5 पेज का बयान है, और मैं उसके माध्यम से गई थी। लड़के के पक्ष में है लगभग, पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि लगभग जो प्री स्टेज है उसमें लड़के के फेवर में ही बयान है। जेल भेजा गया है, लड़के को न्यायिक हिरासत में लड़की को जेल नहीं भेजा गया है, सुपुर्दगी में दिया गया। अभी वो काउंसलिंग के लिए गई हुई है, वो जो है लड़की अपने मर्जी से गई है, इस तरीके का मामला सामने आया है। प्रत्युष, अब क्या कुछ निकल करके सामने आया है? प्रभाकर जी देखिए, अभी तक जो ये इस बयान के बाद में निकलकर सामने ये आया है कि पारस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, और दूसरा जो अंदर जो बयान हुए हैं, क्योंकि रूबी के बयान पुलिस ने गुपचुप तरीके से करा दिए, रूबी ने अंदर क्या बयान दिए क्या नहीं दिए इस बारे में किसी को खबर नहीं है, लेकिन हाँ वहां जो वकील मौजूद थे उनकी अगर मानी जाए तो वो मेरे साथ में एक वकील यहाँ पे मौजूद हैं, विक्रांत जी हमारे साथ में है। विक्रांत जी, जिस समय वहाँ पे रूबी के बयान हो रहे थे आप वहाँ पे मौजूद थे? हाँ, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। तो क्या बयान उसने, एक तो मजिस्ट्रेट ने रूबी से सवाल किया और रूबी ने क्या जवाब दिया? नहीं, मतलब बयान तो अंदर होते हैं, बंद कमरे में होते हैं। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था कि बंद कमरे में वो बयान दिए जाते हैं, लेकिन जैसे आपकी अभी बाइट भी हमने सुनी है तो आपने तमाम चीजें बताई हैं, तो कैसे आपके पास ये खबर पहुंची कि रूबी ने क्या बयान अंदर? लगभग जैसे अपने सूत्र होते हैं तो उसके हिसाब से लगभग 70-75% जो है लड़की ने लड़के के फेवर में बयान दिया, और उसने जो बलकटी वाली बात है उसने भी ये कहा है कि वो छीना झपटी में बलकटी जो है मेरी मम्मी के लग गई थी। और रही अपहरण वाली बात, लड़की का यही कहना है कि लड़का मेरा कोई अपहरण करके नहीं ले गया,
अच्छा, और मैं स्वयं अपनी मर्जी से गई। ये मेरा सवाल आपसे है बलराम जी कि कहीं क्या दबाव तो नहीं डाला जा रहा लड़की के ऊपर, क्योंकि ठाकुर और दलित का ये जो है मामला है, लड़का ठाकुर है, लड़की दलित है, और शुरुआत से जो लड़की का भाई है वो कह रहा था कि कोई नेता मेरी बहन के ऊपर दबाव नहीं डाला, तो क्या ये दबाव के बाद तो ये बयान नहीं दिए गए? देखो, इस केस में बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कार्य चल रहा है। अभी दबाव वाली तो कोई इसमें स्थिति बिल्कुल भी है ही नहीं, ना किसी नेता के द्वारा ना किसी पुलिस के द्वारा। केवल लड़की बरामद हुई है, उसके बाद बयान हुए हैं, इसमें केवल इतना ही हुआ है। और रही बात ये जो ठाकुर और दलित वाली आ रही है, ये भी बहुत गलत है। किसी राजनेता द्वारा बात फैलाई गई है अपने पक्ष की बात रखने के लिए, यानी कि अपना लाभ लेने के लिए। बाकी इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा गांव है, सब लोग बड़े आराम से प्यार से रहते हैं। कभी कोई ऐसा इधर 24 में हम लोग देखते हैं, कभी कोई ऐसा मुद्दा रहा भी नहीं है। तो इसे जाति तो तुष्टिकरण वाली राजनीति अच्छी नहीं है, मतलब ये करनी नहीं चाहिए। मेरी ये अपील भी है सभी से। जिस तरीके से गांव में लोगों की चर्चा थी, ग्रामीणों की, कि दोनों पहले से ही परिचित थे, आपस में मिलते थे, तो क्या है दोनों की कहानी? पहले ये मैंने जब पारस से पूछा है कि भाई तुम ये अपहरण का जो मामला आ रहा है निकल के, जो एफआईआर में भी साफ साफ है, ये क्या चीजें है, तो उसने साफ कहा कि जिसमें कोई अपहरण का मामला नहीं है, मैं 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ, मेरी बातचीत थी, हम लोग मर्जी से गए हैं, अपहरण और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बिल्कुल 3 साल से रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंग दोनों के बीच चल रहा था। पारस का यही कहना है कि हमारा प्रेम प्रसंग था, मैं कोई अपहरण करके नहीं ले गए। अच्छा, गांव में पंचायत की भी बात सामने आ रही है कि इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर एक पंचायत कुछ समय पहले भी हुई थी, कुछ पैसों का लेन देन भी हुआ था। ये गांव की बातें हैं, ये हम लोगों को इन चीजों का पता नहीं है कि भाई वहाँ गांव में क्या पंचायत हुई है या कभी पैसे का लेना देना हो। इस बारे में हमें कोई अभी सूचना नहीं है। हमें केवल अभी इतना ही पता है कि पारस ने जो बताया कि एक तो मैं अभी कोई इसमें हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ, और दूसरा कहा कि इसमें अपहरण तो कतई नहीं है, इसमें जो है वो बिल्कुल मर्जी से जाना हुआ है हम लोगों का, कोई अपहरण वाली बात है। ये जांच का हिस्सा है, लेकिन जो बड़ा खुलासा है वो यही है कि पारस ने अंदर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से जो है बिल्कुल मना कर दिया है कि उसने अपहरण नहीं किया है। मैं पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में था, ऐसा बताया गया है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने ये बात नहीं रखी गई। लेकिन जो वकील हैं वो ये वाली चीज बता रहे हैं। तो बड़ी अपडेट फिलहाल इस मेरठ के स्पेशल सीजेएम कोर्ट से यही है कि पारस के बयान यहाँ हुए हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, आरोपों को उसने नकार दिया है। जी प्रभाकर जी। प्रत्युष, जैसा कि बयान दोनों के हो गए हैं कोर्ट में, लेकिन जब गिरफ्तारी हुई तो वो कहां से गिरफ्तारी हुई, रुड़की से या सहारनपुर से? अब तक क्या खबर आई है? देखिए प्रभाकर जी, गिरफ्तारी को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं। कोई बता रहा है कि हरिद्वार से हुई है, कोई कह रहा है कि सहारनपुर से हुई है। ये अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक सूत्रों के हवाले से एक खबर जरूर पता लगी है जो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से तो नहीं हुई है। लड़के को पकड़ने के लिए संगीत सोम, जो कि पूर्व विधायक है, उनके भी कुछ लोग बरामदगी के लिए लगे हुए थे। ये बात अंदर से कुछ सूत्रों के हवाले से सामने है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, वो तो जांच का विषय है। फिलहाल जो बलराम जी वकील हमारे साथ में, मैं उनसे जानना चाहूंगा इन दोनों की बरामदगी कहाँ से हुई है, कहाँ से? इन दोनों की बरामदगी जो हमें भी अभी पता चला है, तो ये सहारनपुर से ही बताई जा रही है कि सहारनपुर से कोई ट्रेन वगैरह जा रही थी, वहां से इनकी बरामदगी हुई है। सहारनपुर पारस के? जी जी। तो आपको तो पता होगा कि कहाँ से बरामदगी हुई, इसी आधार पर केस लड़ा जाएगा। लेकिन ये सब एक चर्चा का विषय है। हम लोग जाएंगे, पारस से मिल आएंगे, हर चीज पे बातचीत करेंगे, तभी कुछ बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा समय भी नहीं था और फिर पुलिस कस्टडी भी बहुत ज्यादा आई थी और मीडिया वगैरह का भी, तो इसलिए इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई कि कहाँ से इनकी बरामदगी हुई है और कहाँ से नहीं हुई है। केवल 2 मुद्दों पे बात हुई है। एक तो हत्या को लेकर बात हुई है, जो उसने बिल्कुल डिनाई किया है कि मैंने कोई हत्या नहीं की है, और दूसरा जो अपहरण का मामला है उसमें साफ साफ बोला है। जी 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 प्रभाकर जी, एक सवाल और, क्या ये पारस जो आरोपी है, लड़की को जो भगा करके ले गया, उठा करके ले गया, क्या ये अकेला गया था या इसके साथ में कोई और भी था, इसकी गाड़ी में सवार था? बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एफआईआर में एक नाम सुनील भी सामने आ रहा है जो पारस के साथ था। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है कि कितने लोग पारस के साथ इसमें जुड़े हुए थे और क्या पारस अकेला था या सुनील उसके साथ में था। अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जब इस पारस को बरामद किया गया तो क्या पारस अकेला था या इस पूरी घटना में पारस के साथ में कोई और भी जुड़ा हुआ है? सर, जब इसमें पारस को बरामद किया गया था तो पारस घटना में अकेला था युवती के साथ, और कोई इसमें संदेह नहीं। कहा जा रहा है कि गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया तो वो अकेला तो नहीं था, उसके साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए थे। जैसे ये कहा जा रहा है गाड़ी में गया था, तो हमारे पास तो ये सूचना है, उसका कहना ये है कि मैं तो गाड़ी में गया ही नहीं हूँ, मैं तो पैदल गया हुआ था।
अच्छा, इतने दिन तक पारस फिर कहाँ घूम रहा था ये इस पूरे कांड के बाद? इस पूरे कांड की जानकारी पारस से भी मिल नहीं पाई है, वो चीजें बातचीत करके ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे समय की बहुत पाबंदी थी, तो इसलिए इन चीजों पे अभी बात नहीं कर सकते। चलिए, वकील साहब हैं, पारस का केस जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन सूत्रों के अनुसार जो जानकारी हमारे पास में है प्रभाकर जी, वो ये है कि जो पारस है वो रूबी को लेकर अलग अलग जगह गया। वो गुरुग्राम भी गया, वो दिल्ली भी गया, वो सहारनपुर भी गया, हरिद्वार भी गया। ज्यादातर वो ट्रेन से सफर करता रहा, जो सूत्रों के हवाले से फिलहाल अभी खबर ये सामने आई है। लेकिन अभी ये पूरा मामला पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या पारस जो है ट्रेन में सफर करता रहा, या वो अकेला था इस पूरे कांड को लेकर, या किसी और ने भी उसका साथ दिया। तो ये तमाम सवाल अभी खड़े हुए हैं। फिलहाल 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। जैसा कि कहा गया कि उसकी हत्या, मां की हत्या करने के बाद उसने अगवा किया जब उसकी बेटी को, तो गाड़ी में लेकर के गया। अब बात निकल करके आ रही है कि ट्रेन से वो अलग अलग जगहों पर जाता रहा। कोई कह रहा है रुड़की से उसकी बरामदगी हुई, कोई कह रहा है कि सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभी सारी बातें खुल करके सामने नहीं आ पाई हैं। पारस अकेला था या उसके साथ में कोई और था। प्रत्युष, जब मौके से आपने एक वीडियो बनाया, पारस को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, वो अपने दर्शकों को मैं दिखा देना चाहता हूं। में जो आरोपी है पारस सोम, उसको फिलहाल स्पेशल सीजेएम में यहाँ पे लाया गया है। सुबह से ही इंतजार यहाँ पे किया जा रहा था। जो भारी पुलिस बल था वो कचहरी में यहाँ पे तैनात किया गया था। तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। सीओ सिविल लाइन, सीओ सरदना के साथ जो भारी पुलिस बल था वो यहाँ पे तैनात था। और अब जो है, जो इसमें आरोपी है, मुख्य आरोपी पारस सोम, उसको इस सीजेएम कोर्ट के अंदर अभी ले जाया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने पारस सोम के यहाँ पे बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके बाद जो वो बयानों की कॉपी होगी वो सील कर दी जाएगी, और वो सील जो वो बयान होंगे वो आईओ तक पहुंचाए जाएंगे। और उसके बाद जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, जो जांच होगी, उन बयानों के आधार पर की जाएगी। जो इस पूरे मामले में जिस युवती का अपहरण हुआ था, रूबी, उसके बयान गुपचुप तरीके से पुलिस ने एसीजेएम सेकंड में दर्ज करा दिए और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन जो पारस सोम है उसका पूरा मुंह ढककर पुलिस अपनी गाड़ी में यहाँ पे उसको लेकर आई। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात है, और इस कोर्ट के अंदर ही जो पारस सोम है उसके बयान यहाँ पे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके बाद पारस को जो है पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। और फिलहाल जो अभी वो युवती है रूबी, वो भी फिलहाल अभी पुलिस की कस्टडी में है। अभी इस बात को नहीं खोला जा सकता कि रूबी को क्या परिजनों को सौंपा जाएगा या अभी उसको पुलिस कस्टडी में ही रखा जाएगा। फिलहाल रूबी पुलिस कस्टडी में है, और जो पारस सोम है उसके स्पेशल सीजेएम कोर्ट में यहाँ पे बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तमाम जो मीडिया का जमावड़ा है सुबह से ही यहाँ पे मौजूद था, और सुबह से ही जो पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात किया गया था। और जैसे ही 4:30 से ऊपर का समय हुआ, 4:45 के करीब, तब पारस सोम को यहाँ पे कचहरी में लाया गया और इस स्पेशल सीजेएम कोर्ट में यहाँ पे बयान दर्ज किए जा रहे हैं। और इन बयानों के आधार पर जो आगे की कार्रवाई होगी वो तय होगी। क्या पारस सोम इस पूरे मामले में अकेला आरोपी था या उसका साथ देने वाले कितने और आरोपी इसमें शामिल थे, ये सब अब पुलिस की जांच में आगे इन बयानों के बाद खुलना शुरू हो जाएगा। कि आपने बताया रूबी को भी पेश किया गया, लेकिन उसके बाद में उसको जो है क्या कहते हैं कि कोर्ट में पेशी के दौरान किसी ने देख नहीं पाया और उसको पीछे के दरवाजे से कोर्ट में लाया गया था। प्रत्युष, जिस तरीके से अब आगे इसमें क्या होगा, क्या निकल कर सामने आ रहा है? प्रभाकर जी, देखिए, जैसे कि यहाँ कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब पारस को भेज दिया गया। दूसरी तरफ रूबी को पुलिस कस्टडी में फिलहाल रखा गया है। उसको आशा केंद्र भेजा गया है या फिर नारी निकेतन भेजा गया है, इस बात का खुलासा अभी नहीं किया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि पारस और रूबी से पुलिस अभी पूछताछ करेगी, और उन पूछताछ में क्या आगे खुलासा होता है, क्या आगे जो है ये पूरा मामला करवट लेता है, किस दिशा की ओर करवट लेता है, वो सवाल बरकरार रहेगा। फिलहाल 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है, इस बीच में तमाम जो बयान हुए हैं उनको लेकर भी बातचीत की जाएगी, और जो वकील हैं पारस की तरफ से भी और रूबी की तरफ से भी, वो तमाम जो इसमें अंदर से जो एंगल हैं वो सामने लेकर आएंगे। हम लगातार कांटेक्ट में रहेंगे पारस के भी वकील से और रूबी के भी वकील से, और जानने की कोशिश करते रहेंगे कि अब आगे क्या अपडेट है। क्या ये जो पूरे प्रकरण हुआ है वो वाकई एक सोची समझी साजिश थी, या फिर महज एक इत्तेफाक था, एक घटना थी, एक हादसा था? ये तमाम जो सवाल हैं वो फिलहाल अभी बरकरार हैं, और वो जो ये सवालों के जवाब हैं वो धीरे धीरे परत दर परत अब खुलते चले जाएंगे, और जो ये खुलासा है इस पूरी घटना को लेकर, वो खुलासा धीरे धीरे होता चला जाएगा। जी प्रभाकर।
प्रत्युष, कपसाड़ गांव की बात हो रही है तो संगीत सोम की भूमिका की भी इस कांड में चर्चा हो रही है। कपसाड़ गांव क्या संगीत सोम का ही गांव है? कपसाड़ गांव दरअसल सरदना की विधानसभा में लगता है। पहले पूर्व विधायक जो संगीत सोम है वो सरदना से ही रहे हैं। अब मौजूदा विधायक सपा से अतुल प्रधान है, लेकिन संगीत सोम का कपसाड़ गांव में आना जाना काफी लगा रहता था। अगर हम गांव की बात करें तो गांव में ज्यादातर जो ठाकुर समाज की जो आबादी है वो ज्यादा है। इसके अलावा जो दलित समाज है उसकी संख्या बेहद कम है। अगर हम पूरी परसेंटेज की बात करें तो 100 में से तकरीबन 20% शायद दलित वहां पे होंगे, और इसके अलावा जो 80% हैं वो ठाकुर समाज, और इसके अलावा जो मिली जुली आबादी है वो वहां पर रहती है। कहा जाता है कि जो ठाकुर संगीत सोम है उनका कपसाड़ गांव से काफी नजदीक जो ये संबंध है। कई बार वो गांव में आते जाते रहते हैं, गांव वालों से मिलते रहते हैं। तो फिलहाल जब ये घटना हुई थी, घटना के बाद जब अतुल प्रधान पूरे दिन अंतिम संस्कार को लेकर परिवार को मना रहे थे, उसके उसी दिन देर शाम संगीत सोम वहां पहुंचे थे और उन्होंने परिवार से बातचीत करी थी, आश्वासन दिया था और ढांढस भी बंधाया था कि जो लड़की है वो जल्दी बरामद हो जाएगी, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद अंतिम संस्कार तक संगीत सोम भी और अतुल प्रधान भी दोनों गांव में ही मौजूद रहे। और कल की अगर हम बात करें तो कल मीडिया की एंट्री गांव में नहीं होने दी गई थी, बाहर ही रोक दिया गया था। लेकिन जो संगीत सोम है वो परिवार के साथ उनके घर में अंदर बैठे हुए थे। ये खबर अंदर से निकल कर आई थी और जो तमाम राजनीतिक दल के लोग थे उनको अंदर गांव में नहीं जाने दिया गया था, पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया गया था। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं ये जो बिल्कुल बिल्कुल, संगीत सोम कल घर में भी थे पीड़िता के, और वहां से उनका बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि वो परिवार के साथ खड़े हैं और गिरफ्तारी के लिए वो अड़े हैं, लगातार धरना दे रहे हैं बैठ करके, लगातार वो पीड़ितों के साथ में खड़े नजर आए। लेकिन इस कांड के बाद सियासी सरगर्मी मेरठ में बढ़ गई। कल देखा गया कि जिस तरीके से वहां पर चंद्रशेखर जाने के लिए आतुर थे, मेरठ तक पहुंचे, जैसे तैसे करके गाजियाबाद से बचते बचाते वो मेरठ पहुंचे और फिर उनको एक बार दिल्ली वापस कर दिया गया। आज के क्या हालात रहे हैं प्रत्युष? प्रभाकर जी, आज के भी हालात कुछ इस तरीके के ही थे। जो तमाम राजनीतिक दल के लोग थे उन्होंने वहां पे जाने की कोशिश करी, लेकिन गांव के बाहर ही बैरिकेडिंग कर दी गई, किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी गई। यहाँ तक कि मीडिया को भी रोका गया। कई जगह जो है राजनीतिक दलों ने धरने भी दिए इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने के लिए। और जो चंद्रशेखर कल यहाँ पे पहुंचे थे उनको काशी टोल से ही वापसी कर दिया गया। एक जो वहां पे एक जो तस्वीर सामने आई थी, पहले चंद्रशेखर अपने कार्यकर्ताओं को बैठाकर जो टोल प्लाजा की कंट्रोल रूम की बिल्डिंग है वहां पे जाते हैं, 15 मिनट वहां पे अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं और गैलरी में बाहर आकर बालकनी में वो अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि 15 मिनट रुकिए, उसके बाद की आगे की रणनीति तय होगी। 15 मिनट के बाद जब वो नीचे आते हैं तो वो तस्वीर बदली बदली सी थी। वो नीचे आते के साथ ही मीडिया को उन्होंने बाइट दी और बाइट देने के बाद वो वहीं नीचे बैठ गए। जो अधिकारी थे एडीएम सिटी और एसपी ट्रैफिक और तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने उनको उठाने की कोशिश करी। जब वो नहीं उठे तो अरेस्ट करने की कोशिश की गई। तो कार्यकर्ता पुलिस से वहां पे जो है झड़प हो गई पुलिस की और कार्यकर्ताओं की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया। जो ये तस्वीर थी वो अमर उजाला के पास थी और हमने वहां से लाइव रिपोर्टिंग की थी। और उसके बाद चंद्रशेखर खड़े होते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि अब 2 दिन के बाद की आगे की रणनीति तय होगी, फिलहाल मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो वहीं से ही चंद्रशेखर को वापसी दिल्ली के लिए लौटा दिया गया था। ऐसी तस्वीरें आज भी देखने को मिली। तमाम जो राजनीतिक दल के लोग थे उन्होंने जाने की कोशिश जरूर करी, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। और जो पुलिस की सख्ती थी वो गांव के बाहर नजर आई। जितने भी मार्ग थे गांव जाने के लिए उन सबको सील कर दिया गया था आज। बिल्कुल प्रत्युष, एक बात ये स्पष्ट है कि शासन प्रशासन ये नहीं चाहता है कि सियासी तूल इस मामले में दिया जाए। शासन यही चाहता है कि कोर्ट के द्वारा पीड़ित परिवार को न्याय मिले। लेकिन एक सवाल इसमें बना हुआ है कि रूबी की मां को आखिर किसने मारा? जब कोर्ट में आरोपी बोल रहा है कि हमने हत्या नहीं की, प्रेम प्रसंग के चलते वो रूबी को वहां से लेकर के गया था, तो आखिर उसकी मां की हत्या किसने की? ये एक बड़ा सवाल है प्रत्युष। बिल्कुल प्रभाकर जी, ये सवाल अभी बरकरार है क्योंकि जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पारस के बयान हुए हैं उसमें उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया। दूसरी तरफ जैसा कि वकील साहब ने बताया अभी कि जो रूबी ने अंदर बयान दिए हैं उसमें ज्यादातर उसने लड़के का ही पक्ष लिया है, पारस का ही पक्ष लिया है और कहा है कि वो महज एक हादसा था।
तो ये सवाल अभी बरकरार है कि क्या हादसे में इतनी ज्यादा चोट किसी के लग सकती है, क्योंकि अगर आप निशान देखेंगे तो जो महिला है सुनीता, उसके चेहरे पर बलकटी से कटा हुआ निशान था, सर के ऊपर निशान था, तो वो महज एक हादसा तो नहीं किया कहा जा सकता। हो सकता है कि शायद वहां पर जो पारस है वो उनकी बेटी को अगवा करने के लिए आया हो, आपस में झड़प हुई हो और उस झड़प के दौरान क्या हुआ, क्या वो वाकई में मारा गया है या फिर वो हादसा है, ये सवाल अभी बरकरार है और इन सवालों का खुलासा करने के लिए पुलिस जांच कर रही है और हम भी लगातार अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या वो हादसा था या फिर हत्या थी। तमाम सवाल हैं, तमाम कई सवाल हैं, जी। वाकई में बहुत सवाल हैं अभी, और इस मामले में सवालों की जो परतें हैं वो खुलनी बाकी है, क्योंकि गिरफ्तारी हुई है आज और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया है दोनों को। पीड़िता क्या बोली है, सूत्रों के हवाले से जो पता चला है, उसने भी प्रेम प्रसंग को स्वीकार किया है, लेकिन अभी भी ये सवाल है कि आखिर उसका पूरा बयान क्या है। अगर आरोपी की बात करें तो आरोपी ने यही कहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते वो रूबी को लेकर के गया था, उसने हत्या नहीं की है। और पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है और परत दर परत कड़ियां जो है सुलझेंगी इस वारदात की कि किस तरीके से रूबी की मां की हत्या की गई थी। कपसाड़ गांव में माहौल गरमाया हुआ है, तमाम सियासी दल कपसाड़ पहुंचने की जुगत में लगे रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने पूरा कंट्रोल बरता है, किसी भी बड़े नेता को कपसाड़ जाने नहीं दिया गया है। जैसा कि चंद्रशेखर कल जाने की कोशिश कर रहे थे, गाजियाबाद के रास्ते वो मेरठ जरूर पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें दिल्ली वापस कर दिया गया। तो इस मामले में क्या कुछ अपडेट आएगा, क्या कुछ निकल करके आएगा, लगातार अमरउजाला.com पर हम आप तक इस मामले से जुड़ी खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।